कपड़े पहनता हूँ, इट्स मूड है मेरा, है ना। मूड नहीं सर, अमीरी है। तो शर्ट बताओ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम जब तक नहीं आए तो थोड़ी देर के लिए, शर्ट कितने की होगी, ज्यादा मत सोचना, एक एवरेज इंसान की तरह सोचना। 1400। 15। देखो गुलशन सर की औकात इतनी ही है, 500 रुपीज, तो ये शर्ट कितने की है, 500। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहना कौन है, वो बड़ी बात है। यस सर। हाँ, तो जैसे वो डिपेंड करता है बेटा कि आप अपने आप को देखना कैसे चाहते हो। कोई 10 रुपए की चीजें लेके भी खुश रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 20, जैसे मैं अपने घर से जब निकलता हूँ तो मैं 20 रुपीज का ऑरेंज जूस पी के सेटिस्फाई फील करता हूँ, हैप्पी फील करता हूँ, और कुछ लोग रेड बुल पी के भी अपसेट फील करते हैं। तो डिपेंड करता है ना कि आप चाहते कैसे हो अपनी लाइफ को। अब लोग रेड बुल पीते हैं, रेड बुल पीना इज जस्ट दिखावा, ऑरेंज जूस प्रॉपर विदाउट सॉल्ट विदाउट शुगर पीना वो रियलिटी है, क्योंकि वही आपको स्ट्रांग बनाएगा। क्लियर? यस सर। अब लोग क्या करेंगे, हम तो रेड बुल पीते हैं, रेड बुल गिव्स यू विंग, विंग विंग तो दूर की बात है, तेरा बॉडी डिग्रेड कर रहा है। मेरे पास एक और खराब हैबिट था, कोल्ड ड्रिंक पीना। तो जनरली ब्लैक वाला, मतलब कोको कोला या थम्स अप पीता था। तो वो फिर उसको भी अवॉइड करो, शुगर कंटेंट बहुत होता है, बी हेल्दी, आप अपने हेल्थ का ज्यादा केयर करो। इन द सेंस लाइक ऐसा नहीं कि मैं अपने हेल्थ का केयर नहीं करता, करता हूं मैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अभी स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जो मैंने पढ़ाया अब तक नेटवर्क थ्योरी, अगर वो आपको समझ में आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंटीग्रेटर है ना, देखो ध्यान से, मैं हर बार जितने बार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा उतने बार अपडेट करूंगा, ये फर्स्ट बात है। तो जब तक अपडेशन चलता रहेगा मेरी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तब तक मैं टीचिंग करूंगा, जिस दिन अपडेशन बंद, टीचिंग क्विट। इस इंटीग्रेटर का नाम है मिलर, MILLER। मिलर आगे क्या, देखो क्या मैं इंटीग्रेटर को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेटर, यस सर। यस सर। यस सर। इंटीग्रेटर हो गया। तो दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज मिलर इंटीग्रेटर। और ये ना जो कैपेसिटर, इसको मिलर कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग, क्या नाम है इसका, मिलर मिलर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। अब देखो, हो सकता है मैं डायरेक्टली कर देता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन दूसरों से आप अपने आप को तभी अलग कर सकते हो जब आपकी थिंकिंग लेवल एक आम इंसान से काफी ऊपर हो जाए। नाउ सी, ये जीरो है, ये जीरो है, अप्लाई नोडल, जीरो माइनस ऑफ इनपुट का लैपलास ट्रांसफॉर्म, बिकॉज कैपेसिटर को लैपलास में लेंगे, डिवाइड बाई आर, प्लस जीरो माइनस ऑफ आउटपुट का लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई 1/CS। पक्का? यस सर। यस सर। This is nothing but nodal analysis, and nodal analysis is valid for linear as well as non-linear element, but Ohm's law is only valid for linear. तो अगर आप इसको बात करोगे तो V naught of S divide by VI of S, quickly respond, is it minus 1 upon RCS? 1/RCS। Yes, sir. RCS जो जनवरी वाले बैचेस होंगे ना, उनको भी बहुत डिफरेंस फील होने लगेगा थोड़े थोड़े टाइम पे, कुछ कुछ डिफरेंस, ऐसा नहीं कि 100% चेंज। सर ओपैम का सिंबल ही बदल दिया हमने, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होंगे, इसीलिए जितने भी जनवरी के स्टूडेंट है, पुराने नए पिछले जन्म वाले, है ना, सब यस सर। आने वाले जन्म वाले, को हो सकता है कुछ टाइम ट्रेवल करके आए हो, है ना, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ओके, हमने आपको ये बोला है कि सर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इज आल्सो रिफर्ड एज ट्रांसफर फंक्शन। सो व्हाट इज T of S रिप्रेजेंट? ट्रांसफर फंक्शन। आउटपुट और इनपुट का जिस दिन डिस्कशन होता है तो हम बोलते हैं ट्रांसफर, और आउटपुट लैपलास डिवाइड बाय इनपुट लैपलास इज द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, if it is being cross multiplied, so V naught of S is equal to, मैंने -1/RC को अलग कर लिया, और अच्छा into VI of S by S. What is F of S by F? इंटीग्रेशन VIT। This is inverse LT, Laplace transform. V naught in time domain,
is equal to minus of 1 by RC integration of VI t into dt. dt। क्लियर? जो हमने आपको पढ़ाया, याद रखिएगा इस बात को कि जो मैंने आपको पढ़ाया ये आइडियल इंटीग्रेटर है। कौन सा इंटीग्रेटर है बेटा? आइडियल इंटीग्रेटर। वेरी गुड, ये आइडियल इंटीग्रेटर है। आइडियल मान लिया। Yes, sir. नेक्स्ट वन, सर हम अच्छे से जानते हैं कि T ऑफ S इक्वल टू गजब, बोलो। गजब। हाँ गजब। सर इसमें तो गजब वाली कोई बात ही नहीं है, एक तो T ऑफ S लिख दिए तो कौन सी गजब वाली बात है? नो, इन फिजिक्स S is equal to j omega, but what is the complete electronics? S is nothing but a complex quantity, sigma plus j omega. But in Yes, sir. physics, always S is replaced by j J omega. omega. S is nothing but a kernel operator in which domain? Laplace domain. But if you want to express any Laplace domain into Fourier domain, so S is replaced by J omega. j omega. So this is referred as T of j omega. Agreed? Yes, sir. This is minus 1 upon j omega R C. So that omega is the integrating frequency. That integrator, yeah, omega of the integrating frequency is equal to 1 upon RC, because omega का dimension क्या होगा? 1 upon RC. तो ओमेगा इंटीग्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है अभी? 1 upon RC. माइनस नहीं आएगा, बता दिया हूं मैं। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर आप इसको बोलोगे तो यहां देख, इसको क्या नाम था सर? ये ट्रांसफर फंक्शन था लैप्लास डोमेन पे। ये भी ट्रांसफर फंक्शन है, बट कौन से डोमेन पे? Fourier. वेरी गुड। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन इन फोरियर डोमेन, इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। बस कुछ करना नहीं है, नोडल के सिवा कुछ नहीं करना है। सो इज दिस सर्किट इंटीग्रेटर? बिकॉज आउटपुट इज इक्वल टू माइनस साइन। व्हाई वी आर हैविंग माइनस साइन? phase phase 180. it always represent phase of change. How much phase is changed from input to output? 180 degree. 180 degree. ओके ओके ओके, मिलर इंटीग्रेटर पढ़ा दिया। ये मिलर इंटीग्रेटर है, जिसको आइडियल इंटीग्रेटर बोलते हैं वही मिलर इंटीग्रेटर है। फीडबैक एलिमेंट को आप जनरली फीडबैक एलिमेंट को हम मिलर फीडबैक एलिमेंट कहते हैं, और सच बात भी है। जितने फीडबैक एलिमेंट है उसमें हम मिलर थ्योरम यूज करते हैं। कोई ना कोई एमएससी किया हुआ बच्चा मिलर फीडबैक एलिमेंट जानता ही होगा, मिलर थ्योरम पढ़ा ही होगा, या रटवाया गया होगा या डिराइव करवाया गया होगा, जो भी होगा। तो उसका नाम है मिलर कैपेसिटेंस। हो गया? Yes, sir. ठीक है, यहां Yes, तक तो हो गया। मैं कुछ आगे जाने वाली बात करता हूं। देखो ध्यान से एक बार, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। इफ इनपुट इज positive, if input is positive, then current will flow like this, and this current value is vi minus 0 by r. Vi Yes, sir. minus 0 by r. So the same current is flowing across the capacitor. So what is this current? Is this the constant? जैसे imagine करो, मैंने बोला vi is 5 volt, vi is 5 volt, this r is 1 kilo ohm, तो 5 minus 0 by r, that means 5 milliampere. तो 5 milliampere आया, 5 milliampere यहाँ गया। Now this 5 milliampere is a constant current. 5 milliampere is a constant current. Again, 5 milliampere is a constant current. And when constant current is allowed to pass through the capacitor, then I can say this capacitor voltage is going to charge linearly. And let me prove it how. VCT is equal to 1 by C integration of current through the capacitor is the same current via flowing through the resistor. So this is ICT. I know that this current is not the function of time, but it is a constant with respect to time. Like example, 5 minus 0 divided by 1 kilo is nothing but 5 milliampere constant current is flowing across a capacitor. So constant ka integration is nothing but VCT is having a linear curve.
Yes, sir. linear charging, linear charging of capacitor. लेकिन कब? when current is constant. It's a linear charging of capacitor when current is what? Constant. Constant. इतना समझ में आया पूरी क्लासेस को? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. मैथ्स कैसा है आप लोग का? मैथ्स कैसा है आप लोग का? डब्बा? Yes, sir. गुड. सर मेरा मैथ्स स्ट्रांग है. देखो बेटा, ऐसा कभी मत बोलना, खासकर जब मैं सामने हूं तो कभी मैथ्स को स्ट्रांग कभी मत बोलना. कैवर नेवर एवर. अब देखो सर, आपने इंटीग्रेटर पढ़ा दिया तो सर एक काम करो ना, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर पढ़ाओ. लेकिन ओपैम्प अभी भी क्या है? आइडियल. Ideal. ओपैम्प आइडियल है. ओपैम्प इज आइडियल, बट इंटीग्रेटर इज व्हाट? Practical. ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिखो. ओपैम्प तो आइडियल होगा, बट इंटीग्रेटर प्रैक्टिकल है. और अगर हम इनपुट नेगेटिव को देते हैं तो वो इन्वर्टिंग है. Yes, sir. This is Vi. Let this as R1 resistance. You are having this time two feedback element. When output is connecting input, we call it as feedback element. Now we are having two different element, R2 and C2. Both are what? Feedback element. Yes, Two sir. feedback element. And output connecting input. Okay. सर सप्लाई वोल्टेज कहाँ गया? वो बाद में आएगा. ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट. सर हम तो भूल गए थे. अरे गेट लॉस्ट. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ स्टूडेंट इन माय क्लास. हम तो भूल गए थे. गजनी हो क्या? ये देखो 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं. तो वर्चुअली शॉर्ट समझ में आता है मुझे. यहां समझ में आता है कि ये वाला वोल्टेज अभी 0 वोल्ट है. नोडल एंड एंजॉय. Yes, sir. Yes, sir. 0 माइनस Vi. तो सब आप नोडल अप्लाई कर रहे हो तो सर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बना 1/CS, तो सबको लैप्लास में लिखना पड़ेगा. तो 0 माइनस ऑफ Vi ऑफ S डिवाइड बाय R1. अगर ये ओपैम्प आपको अच्छा लग रहा है तो याद रखना इसके लिए कितना मेहनत किया होगा मैं पिछले 60 घंटे तक के लिए. अप्रोक्स 60 घंटे कितना मेहनत किया होगा आप समझ सकते हो Yes, समझाने sir. के लिए. तो 0 माइनस ऑफ V0 ऑफ S डिवाइड बाय 1/CS प्लस एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ 0. अब ऊपर वाला एक और एलिमेंट बचा हुआ है 0 माइनस ऑफ आउटपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय R2 R2. बराबर 0. मेरे को ये चाहिए, बच्चे नहीं हो कि मैं निकाल के बताऊं. नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन. आउटपुट इन लैप्लास डिवाइड बाय इनपुट इन लैप्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय T ऑफ S. मेरे को ये आंसर बताओगे आप. स्टार्ट. यार मेरे को ना वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जो अभी को छोड़कर फ्यूचर में ध्यान देते हैं. समझ में आया? अरे समझा क्या? Yes, sir. अब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है सर ये लो पास फिल्टर है क्या? देखो बेटा, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते.
ऐसा मैं नहीं, ऐसा रावण का स्टेटमेंट है। मेरे को इतना इरिटेटिंग लगता है, मैंने ही ज्ञान दिया हुआ है, मेरे को मत बताओ कि ये लो पास फिल्टर है। बाकी स्टूडेंट लोग का डिमोटिवेशन लेवल हो जाता है, आप क्यों बोलते हो कि ये लो पास फिल्टर है? जितना बोला उतना हो नहीं रहा है, नौटंकी कर रहे हो। आगे जाएंगे हम, दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ जो मेरे से आगे जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, कभी भी नहीं। यहाँ पे जबरदस्ती लो पास फिल्टर लिखे हुए, अगर आपको पढ़ा दिया है क्या ज्यादा ज्यादा कमेंट करना आ रहा है क्या? गधो, बताओ बताओ बेटा क्या रहा है? मजा लिया मैंने बहुत, बता रहा है R2 by R1 divided by माइनस साइन आना चाहिए। Yes, sir. yes R2 by R1 ऊपर कर दिया, yes sir डिवाइड divided बाय। by 1 plus R2 CS. देखो बेटा, मैंने कई बार बोला हुआ है कि अगर आप पहले पढ़ चुके हो फिर भी भूल जाओ, लेकिन वहां पे एक स्टूडेंट लिख रही है ए लो पास फिल्टर है, स्मार्ट बनोगे, मेरे साथ स्मार्ट बनोगे, दिमाग खराब कर रहे हो यार। बाकी बच्चों को पता डिमोटिवेशन होता है, उसको कैसे पता चला? 4-5 बार पढ़ लिए होंगे इसलिए नाटक कर रहे हो लोग। कोई भी फ्यूचर को लेकर कमेंट नहीं करेगा, बता दियो पहले से ही। पता Yes उससे sir. होता क्या है? जैसे देखो, मैं बताया था, एक स्टोरी सुना देता हूँ। मैं गया था हैदराबाद कोचिंग करने के लिए, तो ना मैं देखा कि टीचर क्वेश्चन खत्म किया, 2 सेकंड्स, हार्डली 2 सेकंड तक नहीं होता था, एक लड़का आंसर बोलता था। मैं बोला यार मेरा तो 708 रैंक आ चुका है, फिर मेरे से क्यों नहीं बनता? जब हमारा बैच खत्म हो रहा था ना तो हमने पूछा, मेरे और मेरे फ्रेंड ने, फातेश ने, यार ये कैसे बंदा यार, इतना ब्रिलियंट। मैंने पापा से एक दिन बात किया था, तो बोलते हैं तू जानता नहीं बेटा मैंने बोला पापा ऐसा कौन सा बच्चा है जो क्वेश्चन खत्म होते आंसर दे देता है? फिर फिर ना हम लोगों ने पता किया उसके बारे में यार, सच में यार, क्योंकि हम लोगों की क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे, उधर ध्यान ही नहीं जा रहा था। फिर 1 महीना हो गया था, हमने पूछा तो पता चला साला 3 बार कोचिंग कर लिया है। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. फिर मैंने बोला, और पता है वो लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाया गेट एग्जाम, और हमारा 101 रैंक आ गया, और मेरे फ्रेंड का शायद 400 रैंक आ गया था। वो आईटी दिल्ली चला गया, मैं आईटी कानपुर चला गया, और जो डेली रिप्लाई करता था वो खत्म। देखो बेटा, याद है वो, आपने 3 इडियट देखा होगा, वही अच्छी मूवी है, इंजीनियर्स के लिए भी है और फिजिक्स वालों के लिए। बोलता है व्हाट इज अ मशीन, तो उस बंदे को पहले पूछता है वो टीचर, सुनते रहना ध्यान से, फिर उसके बाद में फिर कंटिन्यू करूंगा। जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना वो कभी रिप्लाई करने की बात ही नहीं करेगा, जब तक टीचर उसको पूछेगा नहीं वो रिप्लाई ही नहीं करेगा। और जो दिखावटी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, मैं बताऊं और मैं बताऊं और मैं बताऊं, समझे अभी? दिखावे वाले Yes स्टूडेंट, sir. और दिखावे वाले स्टूडेंट का कभी नहीं होता, इस बात का ध्यान रख लेगा। एक कल स्टूडेंट मिला था, तो बोलता था सर मेरा जेआरएफ में 128 रैंक है। मैंने बोला जब तू क्लासेस आता था ना, 1 हफ्ते में मैंने जस्टिफिकेशन दे दिया था अपने आप को कि तेरा तो होगा ही करके, क्योंकि वो बहुत ही शांत बैठता था आराम से और ऐसे देखता था। कई बार मैं बोलता था हो गया, बोला, हाँ सर हो गया, रिप्लाई नहीं करता था आंसर का। और इसका मतलब ये नहीं कि आप इंट्रोवर्ट हो, नहीं, आप चाहते हो कि जब सर को रिक्वायरमेंट हो तब पूछे तो बताए। वहां पे ना कभी भी कमेंट में तभी रिप्लाई करना जब मैं पूछूं, हाथी में चढ़ Yes के नहीं sir. बताना है कि देखो हमको, देखो हमको। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो जो पढ़ा रहा है उसको कितना आता होगा? वहां पे लो पास फिल्टर लिखे हुए, फिल्टर का डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर, और वहां पे लिख दिए सर ये लो पास फिल्टर है क्या? वो पहले पढ़े हुए स्टूडेंट है, इतना इरिटेटिंग होता है ना मुझे। अरे यार जो चीजें चल रही है यहाँ पे ध्यान दो ना, Yes sir. दिमाग खराब करके रखते हैं। हाँ चलो अभी देखो सर, हम सिंगुलैरिटी फंक्शंस के बारे में मैथमेटिक्स में बात करते हैं। अगर ये R2CS 1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा तो सिग्निफिकेंस खत्म, है Yes, ना? sir. R2CS वो हो जाएगा। तो आप ये बताओ, वी नो, थैंक यू भैया, आप बनाए क्या भैया चाय? अरे वाह, गुड, थैंक यू भैया। ये पानी तो है, हाँ पानी है भैया, ठीक है, थैंक यू। तो देखो S इक्वल टू कितना है? J omega. हाँ और सुनिएगा ध्यान से, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है T ऑफ J ओमेगा, S इज ऑलवेज रिप्लेस बाय J ओमेगा इज इक्वल टू, ये देखो ये कांस्टेंट है, दिख रहा है ऊपर Yes, sir. 8। Yes sir. तो मैं उसको उस कांस्टेंट को ऐसे बोल दिया, चलो ठीक है ऐसे रहने देता हूँ, मैं कांस्टेंट ही रहने देता हूँ, R2 बाई R1 डिवाइड बाई 1 प्लस J ओमेगा R2C। हाँ तो ये वाला फोरियर डोमेन है, वो लैपलास डोमेन है। बुक्स में पता है कितना इंटरेस्टिंग से लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स को पढ़ने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। वो ये बोल रहा है कि देखो कभी कभार आप, कई बार ऐसा बोलता है स्टूडेंट कि सर यहाँ पे तो
मैग्नीट्यूड भी और फेज भी है। गुड, ये जो आयोटा ओमेगा लिखा हुआ है ना, वो यही बता रहा है कि इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड भी निकलेगा और फेज भी निकलेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। मानते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, मैं एक और आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेट्रो में आप जाते हो, कुछ लड़के कुछ लड़कियां वो एकदम एकदम अजीब सा कैसे बिहेव करते हैं, तो समझ लेना भाई दे वांट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। जब मैं बहुत पहले की बात है 2017, तब क्या होता था, मैं सीरियसली क्लासेस की वजह से लिटरली परेशान था, क्योंकि दिल्ली में ही 6 सेंटर ले रहा था। एक मिनट, यहाँ पे पीतमपुरा पे, गाजियाबाद पे, नोएडा पे, एंड इधर पे क्या नाम है इसका, नोएडा साकेत, और प्लस कैरेंडेवर पे भी। उधर गेट का मार्केट था, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का, उधर फिजिक्स का मार्केट था। तो होता क्या था, मुझे याद है, मुझे बोला था क्या सर ये सॉल्यूशन बना दीजिएगा, तो मैं मेट्रो के नीचे वाली फ्लोर पे बैठ के लिख के जाता था। लोग मुझे देखते थे कि बच्चा पढ़ रहा है, मैं बोला हाँ अच्छा ही है, बच्चा ही तो पढ़ रहा है, अगर टीचर पढ़ रहा है तो फिर मेरा मजाक बना दोगे, ऐसे सोचते थे। तो ना, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट अदर्स। तो मेट्रो में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो अपना काम करते रहते हैं, और एक जो दिखाते हैं कि देखो सब लोग मेरे को देखो। Yes, sir. सर आपने मेडिजी में पढ़ाया है ना? नहीं, मेडिजी में नहीं पढ़ाया हूँ, एस में पढ़ाया हूँ। क्यों झूठ बोलेंगे हम। बट सर एस, पीतमपुरा तो सर बिल्कुल उल्टा हो गया ना, उधर रेड लाइन में आप उतना दूर उधर जाते थे? उधर गेट फोरम की क्लासेस होती थी बेटा, वो गेट का मार्केट है, इसलिए मैं ओपनली बोल सकता हूँ। फिजिक्स के इंस्टीट्यूट में सिर्फ देखो, सुनो, पहले फिजिक्स की बात होगी तो कैरेंडेवर में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, यूपीएससी, एसएससी, जेई, तो वो कहीं पे भी पढ़ा सकता हूँ। समझ, फिजिक्स के लिए मैं कैरेंडेवर पे रिजर्व हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और आज नहीं, 50 ईयर्स तक, 50 ईयर्स के बाद मैं छोड़ सकता हूँ आराम से, तो बुढ़ापा आ जाएगा, समझो। बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कभी भी कोई अफवाहें उड़ाता है कि गुलशन सर ऐसे, गुलशन सर वैसे, वो छोड़ रहे हैं, कई बार ऐसा अफवाहें उड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अफवाहों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आई एम गिविंग माई कमिटमेंट, जब तक कैरेंडेवर है दिल्ली में, मैं हूँ दिल्ली में, मैं यहीं पढ़ाऊंगा फिजिक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कहीं पे पढ़ा सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बात कर रहा था, ये मेरे नॉर्मल बात हो गई। अगर कोई कुछ कहता है, डोंट वरी, इधर आ जाओ आप। इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और फेज दोनों है क्या, चेक करो, बोलो Yes, जल्दी। sir. Yes, sir. ठीक है, यहां तक बात हो गया। मैं यहां पे देखना चाहता हूं, मैं बताऊं सर आप इसको प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर बोल रहे हो, लेकिन इंटीग्रेटर की तरह ही इसको इंटीग्रेटर कैसे बनाएंगे? इसको इंटीग्रेटर तब बना सकते हैं जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, S. एस। इधर देखो, सो आउटपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना था, R2CS. R2CS into VI of S। नेक्स्ट वन, आगे सुनते रहिएगा ध्यान से। सर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, चलो ठीक है, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए अगर नहीं चाहते तो मैं बोलता ऐसे ही रहने देता हूं मैं। अगर मैं इस क्वांटिटी को बहुत ज्यादा मान के चलूं, अधिक, एकदम ज्यादा डोमिनेंट, जैसे कि R2CS इज वेरी वेरी डोमिनेंट एज कंपेयर टू 1, फिर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? वजह, इसमें से कुछ ना कुछ चीज तो बढ़नी चाहिए। यस, वेरी गुड। ये R2CS, S बराबर कितना होता है? J omega. तो अब सोचो, इसमें इमेजिनरी पार्ट है प्योरली, और इधर रियल पार्ट है, तो हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से कभी नहीं कंपेयर कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो दिस इज R2C 2 pi F, now greater than 1, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आगे देखो सर, ये F ना 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। मैं बोला यस, दिस इज R2C डिवाइड बाई टाइम पीरियड ग्रेटर देन 1। जब मैं ये लिखता हूं तो दुनिया में सबको डाउट अराइज होता है कि 2 पाई गायब कैसे हो गया, है ना, बोलो। अगर मैं यहां से 2 पाई को कम कर दूंगा तो मेरे इन इक्वालिटी साइन पे कुछ इफेक्ट आएगा? No, sir.
2 पाई को डिवाइड भी कर दोगे या 2 पाई इधर इधर से 2 पाई कम हो जाएगा या 2 पाई को यहां से हटा दोगे, वैसे भी ग्रेटर देन 1 है ये, इट इज फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू 1। तो एक 2 पाई वाला फैक्टर अगर कम हो जाएगा तो भी तो वो फार डोमिनेंट होगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड उधर चला गया, तो ये हो गया R2C is dominant as compared to time period। Yes, sir. Yes, sir. What is R into C? We call R into C as time constant. Now the time constant of this circuit is what? R2 into C. C, R2 into C, मान लिया। Yes, sir. Yes, sir. So whatever we have derived till now is the condition for the integrator circuit. This is the condition for integrator। अगर ये इंटीग्रेटर होना है तो टाइम कांस्टेंट ऐसा होना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये क्वांटिटी इतनी डोमिनेंट है कंपेयर टू 1 तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। Yes, sir. ये कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो तो। Yes, sir. R2 by R1, हाँ तो ये सही है इतना। सो दिस इज V नॉट ऑफ S इज इक्वल टू, आगे बोलो 1 अपॉन -1 upon -1 अपॉन R1 CS. इनटू, ये बड़ा इजी डेरिवेशन है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कोई ना मैं कर्ल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, ना मैं स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, और कर्ल और स्टोक्स हाँ एक ही है, ना मैं डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, ना मैं मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, मैं वही मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूं जो हम 12th क्लास तक पढ़ते थे। सो दिस इज नथिंग बट आउटपुट इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू -1 अपॉन R1C integrating of Vi of t into dt। so this is the practical integrator। समझे क्या बोला मैं, समझा? Yes, sir. प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर इज द आउटपुट एक्सप्रेशन। लेकिन रट मत लेना बेटा, रटने के लिए बैटरी है, सर्किट को याद करो। सर्किट नहीं याद कर सकते तो एग्जामिनर खुद देगा, तो आप इस डेरिवेशन को देखो क्योंकि ओप एम्प इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस, कोई रिपीट करने की बात ही नहीं है इसमें, राइट? Yes, sir. ठीक है ठीक है, यहां तक लिख लीजिए क्विकली। देखो अच्छे स्टूडेंट मुझे हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, उन लोग बोले यू टोल्ड मी अ नाइस लेसन टुडे, थैंक यू सो मच सर। यहाँ देखो, जो यहां तक लिखना हुआ है लिखना कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा आपको। ये है आपका नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने आइडियल इंटीग्रेटर भी पढ़ा दिया और Practical integrator. Practical. कल के रटना नहीं है किसी चीज को, जो डिनोमिनेटर में आता है। देखो डिनोमिनेटर यहां से इसमें क्या कर रहा हूं मैं, आप जानते हो मैथ्स में आप लोग पोल और जीरो के बारे में डिस्कशन करते होगे कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स Yes, में। sir. तो पोल और जीरो का डिस्कशन एक काम करते हैं, हम बाद में करेंगे, ठीक है? अभी रहने Okay, देते हैं। sir. हाँ, तो मैं इंटीग्रेटर पढ़ा दिया। अब लिखो ओप एम्प एज आइडियल, पहले आइडियल पढ़ेंगे। ओप एम्प तो बाय डिफॉल्ट आइडियल ही है। ओप एम्प एज आइडियल डिफरेंशिएटर, व्हाट इज डिफरेंशिएटर का रिप्रेजेंटेशन इज मैथमेटिक्स? D by dt. जो डिफरेंशिएटर पढ़ रहे हैं वो आइडियल है, और ओप एम्प तो बाय डिफॉल्ट आइडियल ही है। बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के, मतलब अपोजिट है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा जो एलिमेंट है उनका भी लोकेशन या पोजीशन, कनेक्शन
सब इंटरचेंज हो गया, सबका सब इंटरचेंज हो गया। देख लीजिए अभी ये वी नॉट है एंड दिस इज वी आई। लैपलास डोमेन में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर है, और नॉर्मलाइजेशन करने, जैसे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी जेई में, हाँ वेरी गुड। तो कैपेसिटर का नॉर्मलाइज्ड रेजिस्टेंस बताओ, 1/CS। क्लियर इतना? यस सर। अब Yes, देखो, sir. कैन आई ऐड रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस? इम्पॉसिबल। क्लियर? Yes, sir. Yes, But sir. yes, I can add R with 1/CS. So I can say, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया गया है। रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन कैपेसिटेंस को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के बाद देन ओनली, इतना बोला मैंने। अब यहां पे और यहां पे पोटेंशियल कितना है? 0 equal. क्योंकि पॉजिटिव 0 है इसलिए नेगेटिव 0 है, और ओपैम्प के इनसाइड में करंट कितना जा रहा है? 0. तो 0 माइनस ऑफ वी आई ऑफ एस डिवाइड बाई 1/CS इम्पिडेंस रिप्रेजेंटेशन प्लस 0 माइनस ऑफ आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई आर। खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम जानते हैं वहां पे करंट कितना है, 0। सो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूं, आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई इनपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म is coming out as minus of RCS. We have proved each and everything कि ऐसे लिखा था, S f of S is equal to d by dt, first derivative of small f of t, है ना? Yes, sir. तो S into V of S क्या होगा? This is V naught in time domain is equal to minus of RC into S is nothing but the derivative of that function in time domain is perfect. So this circuit is representing what? Differentiation of input. Along with that, we know one more concept, that this negative sign represent what? Phase. 180-degree phase difference. 180-degree phase difference between Input and output. between को BW लिख रहा हूं, between input and output. लिख लो यहां तक जल्दी। ओपैम्प हमारा काफी सिंपल है, अगर किसी को नोडल नहीं आता तो उसके लिए काफी टफ है। नीरू रॉय, थैंक यू बेटा। नीरू रॉय को मैंने थैंक यू बोला क्योंकि उसने कुछ लिखा है, अच्छा चीज लिखा हुआ है। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. है ना? आगे नहीं जाना कि ये हाई पास फिल्टर है, बहुत लोग के दिमाग में आ गया होगा हाई पास फिल्टर है। अरे जितना आपके सामने अभी रखा हुआ है उसको कभी सोचते हो कि 4 हफ्ते बाद मेरे को कौन सा खाना खाना है? कभी सोचा है 4 हफ्ते बाद मुझे कौन सा खाना खाना है? ऐसे सोचते हो? ना सर। हाँ, तो फिर ये सोचते हो ना कि आज मम्मी ने लंच में क्या बनाया होगा। मम्मी 25 साल बाद क्या बनाओगे लंच में? ये ऐसे स्टूडेंट पैदा हो गए आजकल, कधे। अब आया ना, अब ऐसी प्रॉपरली मजे से लूंगा, बहुत ज्यादा नाटक करके रखे, ये तो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। हाँ, कहां पे पहुंचे हम? इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। आओ देखो, आइडियल ओपैम्प हमारा ऑल द टाइम क्या होगा बेटा? आइडियल। सर प्रैक्टिकल कब लेंगे? बहुत सारे लोग इसी में खोए हुए हैं, बहुत लोग पढ़ेंगे नहीं इसको। नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो प्रैक्टिकल ही पढ़ना है। गधे, प्रैक्टिकल बाद में पढ़ाऊंगा। बहुत लोग इसी सोच रहे हैं प्रैक्टिकल हो जाता। प्रैक्टिकल में क्या होगा? जो चीज चल रहा है ना उस पर ध्यान दे। आइडियल ओपैम्प बट प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, और इसी को आप लैब में बनाते हो, practical differentiator. That means obviously signal has to be a function of time, input has to be a function of time. So like this is C, this is R, both are in series obviously,
Obviously we prefer inverting in general. Of course we can design non-inverting, but in general in most of the books or almost all books everybody has designed inverting, but we do design non-inverting as well. लैपलास में लेना प्रिफर करेंगे, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर है, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, क्लियर? सर आप सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हो, अरे सप्लाई वोल्टेज बाद में देंगे हम, बाय डिफॉल्ट समझो कि सप्लाई दिया हुआ है, ऐसा मान के चलो आप सब के सब। आगे देखो, आगे ये दोनों सीरीज में है, दैट मीन्स R1 + 1/CS, ठीक है। We can determine the transfer function of this circuit by directly RF by R output divide by input in Laplace transform minus of RF by R. So which is equal to minus of RF by what is this R? So I can call it to be 1 plus R1 CS, नीचे वाला R1 चला गया ऊपर, ऐसा हो रहा है क्या? पक्का? माइनस ऑफ RF by R, ये तो इंटीग्रेटर है, ऐसे आ रहा है। CS चले जा रहा है। हाँ माइनस R2 CS बाय 1 प्लस Okay. R1 CS। हाँ मैं वही कह रहा था, लग रहा था कुछ ना कुछ गलत करे। अब सही है? यस सर। Yes sir. This is what? Is this representing the transfer function? Yes sir. This is the representation of transfer function. Okay, अच्छी बात है। अगर मैं बोल दूं कि मुझे ये ऊपर S चाहिए, अगर ऊपर S हो जाएगा तो ये वाला वहां से S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, S into f of S is nothing but differentiation. Yes sir. तो सर इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो पूरा नेग्लेक्ट कैसे कर दोगे भैया? इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो सर नेग्लेक्ट हम ऐसे तो कर नहीं लेंगे, तो करने की कंडीशन देखो सर, अगर हमारा 1 फार डोमिनेंट हो जाए एज कंपेयर टू R1 CS, सो फिर वही S इज इक्वल टू J ओमेगा, इमेजिनरी को रियल से नहीं कंपेयर कर सकते, तो ये ओमेगा हो गया, R1 हो गया C, ओमेगा अगेन ग्रेटर देन 2 पाई F R1 C, ये F इधर चला गया, तो वो F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो दैट इज T डोमिनेंट एज कंपेयर टू, वैसे भी इनइक्वालिटी साइन 2 पाई को हटाने से नहीं बदलेगा, तो ये बन जाएगा R1 C। आगे मान लेता हूं मैं, ये जो R इंटू C है वो टाइम कांस्टेंट होता है, तो किसी ने आपको टाइम कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएटर पूछा तो यहाँ से R1 आ रहा है, और उस टाइम पे कहाँ से R2 आया था वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, अगर आप एग्जाम पे सपोज डाउट आ गया आपको, तो आप क्या करोगे, 2 लाइन डिराइव कर लोगे। कंडीशन फॉर व्हाट? प्रैक्टिकल क्या था? Differentiator. डिफरेंशिएटर। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसे था या थी जो चाहता था कि मैं टीचर बनूं, वो मेरी दादी थी, इसलिए उन्हीं के लिए रेस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, और बाकी सबके लिए सिर्फ ऐसा है। बाकी जितने मेरे पेरेंट्स हैं वो कभी नहीं चाहते कि मैं टीचिंग करूं। समझ में आया? Yes sir. हाँ ठीक है, ये देखो इधर, तो उनकी ब्लेसिंग्स बस है, बस मेरे फादर या मदर, मम्मी तो खैर न्यूट्रल रहती है, बोलती जो करना है कर ले करके, लेकिन पापा और चाचा जी कभी नहीं चाहते थे मैं टीचिंग करूं। तो ये मत सोचना कि कोई भी इंसान बिना स्ट्रगल किए इतना फेम या एनर्जिटी, अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड बड़ा शाइन कर रहा है, जैसे ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ये तो गोल्ड का ही है जो पहना हो जो, तो मैं नॉर्मल एग्जांपल दिया, अगर ये सच रहा है कि गोल्ड बड़ा शाइन कर रहा है, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट और वो ठोकने वाला जो हैमरिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हुआ होगा, तभी वो ज्यादा शाइन कर रहा है। समझे? Yes sir. तो हो गया अभी? गुड? अरे बोलो ना। Yes sir. हो गया। बाद में और बात करेंगे कि हम इंटीग्रेटिंग फ्रीक्वेंसी या डिफरेंशिएटिंग फ्रीक्वेंसी
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबको एक दिन में समराइज करूंगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इंटीग्रेटिंग फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना, डिफरेंशिएटिंग फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना। लेकिन ये सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंशिएटर, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, अगर किसी बंदे ने लैब में डिफरेंशिएटर बनाया होगा ना तो ऐसी डेफिनेटली बनाया होगा, लेकिन अपनी मर्जी से कैपेसिटेंस की वैल्यू को पुट नहीं कर सकते थे आप। आपको वो जो बंदा देता था सामने वाला, उसी को पुट करना पड़ता था, या तो लिखा रहता था नहीं भाई 10 माइक्रोफैरेड वाला ही यूज करोगे करके। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि भाई इनपुट सिग्नल जो आप दे रहे हो, जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, और इसका टाइम कांस्टेंट क्या सेट हो रहा है, उस पे बेस्ड इंटीग्रेशन परफॉर्म करता था। रेयरली ऐसा होता था, मेरे साथ तो ऐसा फ्रीक्वेंटली होने लग गया था कि मैं अपनी मर्जी से कैपेसिटर लगाता तो इंटीग्रेट नहीं करता था वो, या डिफरेंशिएट नहीं करता था। बाद में पता चला अच्छा ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंटीग्रेट नहीं करेगा वो, या डिफरेंशिएट नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो इंटीग्रेटर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया। देखो हम पढ़ते हैं इनवर्टिंग एडर। एडर को और हम क्या बोलते हैं? जो ऐड करे उसको सम बोलते हैं क्या? Yes, sir. तो उसको हम बोल रहे हैं समिंग एम्पलीफायर। फटाफट सर्किट बनाओ मेरे साथ। ये एडर सर्किट है। इमेजिन करो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंस के बदले चलो ये काम करते हैं, बहुत ही ले लेते हैं, बहुत सारा। बहुत सारे इनपुट को हमको ऐड करना है। तो V1 इनपुट, V2 इनपुट, V3 इनपुट, Vn इनपुट, हमें सारे के सारे इनपुट्स को ऐड करना है। तो जनरल में क्या होगा? जनरल में कि हम अलग अलग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। याद रखना यही वाला सर्किट मैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में बनाऊंगा, सेम सर्किट, उसका भी वही एडर सर्किट है और इसका भी वही सेम एडर सर्किट है। हमने आपको बोला है बार बार कि बेटा हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ओप एम्प हमारा लीनियर रीजन पे वर्क करे, प्लस फीडबैक क्या हो? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। और ध्यान देख सकते हो हर ओप एम्प में नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, बात खत्म। सी, सिंप्लीफिकेशन इज अप टू यू। मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, जो लिखना लिख लेना, आई डोंट केयर एट ऑल। व्हाट इज दिस पोटेंशियल? पॉजिटिव, इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग ग्राउंड। Yes, sir. सो व्हाट इज दिस पोटेंशियल? अगेन जीरो। Yes, sir. मैं बस एक लाइन लिखूंगा, बच्चे नहीं हो, सिंप्लीफिकेशन बताता रहूंगा मैं। सिंप्लीफिकेशन वही बताता है जिसको आगे नहीं आता, समझो आप। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R1 इक्वल टू R, सॉरी, है ना? तो वो सब थोड़ी करेंगे हम लोग यार। बी कॉन्फिडेंट। देखो इधर पे ध्यान से, 0 माइनस V1 डिवाइड बाय R1 प्लस 0 माइनस ऑफ V2 डिवाइड बाय R2 प्लस 0 माइनस एक और एलिमेंट लिखूंगा मैं इसका, डिवाइड बाय R3 एंड सो ऑन टिल, बोलो, 0 माइनस Vn डिवाइड बाय Rn। Rn. सब इनपुट खत्म, बाय बाय गुड बाय गया। अब आउटपुट में आ जाओ सर। आउटपुट में 0 माइनस ऑफ आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो भी, अच्छा लैपलास क्यों लेंगे, डिवाइड बाय Rf Rf. इक्वल टू 0। 0. सिंप्लीफिकेशन पार्ट इज अप टू यू। इस सब को इक्वल ले लो, Rf को उधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो V नॉट इज इक्वल टू ये सारा रेजिस्टेंस इक्वल, तो कॉमन आ गया बाहर, और वो माइनस भी आ गया कॉमन, और ये Rf चला गया उधर, तो ये हो गया माइनस ऑफ Rf बाई R। मैथमेटिक्स का रूल जानते हो, समेशन ऑफ इनपुट एज फ्रॉम 1 टू n। अब पता देखो, YouTube की बात करते हैं, YouTube की बात। उन लोग ना इसको लिखेंगे, फिर 4 लाइन के बाद इसको लिखेंगे, समझ रहे हो? Yes, sir. आप चेक कर लीजिएगा जितने लोग आज तक YouTube में, जो भी, इसलिए तो मैं आता नहीं YouTube में, क्योंकि मेरे को पता है एक बार मैं उसमें आ गया तो इंपॉर्टेंस खत्म, प्रॉपर्ली आ गया। तो देखो इधर, इसके बाद ना इसको लिखने के लिए उन लोग 4 लाइन लिख डालते हैं। क्या कर रहे हो भाई, है ना? हो गया इतना। नाउ सर माइनस साइन क्यों आया? ये तो पूरी दुनिया को पता है।
दुनिया को पता है, मतलब गुलशन सर वाले स्टूडेंट्स को सबको पता है। इट रिप्रेजेंट 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड RF by R हैज, अगर आप गेन चाहते हो, इफ यू वांट गेन, इफ वी वांट गेन एंड हम अक्सर गेन को ग्रेटर देन 1 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे गेन क्या है? RF by R RF एंड by R. RF by R इज अ कांस्टेंट गेन, तो ये गेन है। Yes, sir. इसको हम बोल सकते हैं, माइनस साइन लेना है तो माइनस साइन ले लो, बट माइनस साइन को मैंने 180 डिग्री लिख दिया, इसलिए जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो गेन बन जा रही है, और माइनस साइन का मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड एडिशन ऑफ ऑल द इनपुट्स इज नथिंग बट समिंग एम्पलीफायर और एडर। और डिजिटल में भी एडर पढ़ाया था, तो डिजिटल का एडर देख लो और एनालॉग का एडर देख लो। गुड वन, लिखो। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सर रेजिस्टेंस समेशन में नहीं होगा क्या? रेजिस्टेंस कैसे समेशन में आ जाएगा बेटा? R1 R2 R3 Rn इज इक्वल टू R लिया हुआ है मैंने। अच्छा, हाँ, ओके। हो गया आप लोग का? यस सर। Yes, sir. देखो मैं क्या चाहता हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपके पास गेट के ओपैम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 16 नंबर या 15 नंबर पेज में होगा, चेक करो। Yes, sir. 16 नंबर या 15 नंबर के पेज में होगा, मेरे को बताओ। क्वेश्चन नंबर वो 4 एंड 5 है। ओपैम का ओपी एएमपी ओपैम्प गेट प्रीवियस ईयर पेपर 15-16 पेज नंबर के आसपास होगा, चेक करो तो। सर पेज नंबर 17। अच्छा, पेज 17, स्ट्रीट नंबर 17, बिल्डिंग नंबर, हाँ मतलब जो भी है 4 एंड 5 ही है सर। 4 एंड 5। तो अभी सुन लीजिए, ये मेरी पूरी क्लासेस को ये है कि बेटा ओपैम्प में नोडल अप्लाई करूंगा, नोडल अप्लाई करते वक्त ना कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास पुराना गार्बेज वैल्यू को क्या बोलता बताता हूं मैं। जो स्टूडेंट C++ की प्रोग्रामिंग पढ़ता है, गार्बेज वैल्यू का मतलब है अनवांटेड थिंग्स इन माइंड। तो वहां पे ना पुराना इनिशियल वैल्यू, जब तक आप पुराने किसी टीचर से पढ़े हुए चीजों को एलिमिनेट नहीं कर लेते, तब तक ओपैम्प समझ में नहीं आएगा। और ये वाला न्यूमेरिकल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जेस्ट को पढ़ाया था, तो वैसे ही समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा है। गेटिंग? यस सर। मैं बोल रहा हूं सर्किट बनाओ अपनी कॉपी में और पेन को नीचे रख दो। सर्किट बनाने के बाद पेन को क्या करोगे? नीचे रख देंगे। तो जमीन पे रखने का नहीं है, कॉपी में रखना है उसका मतलब। बहुत लोग सोचेंगे अरे नीचे रखना है, हे भारत माता, सॉरी हे धरती माता, मैं नीचे रख रहा हूँ पेन को, है ना, सरस्वती जी को प्रणाम। सर वो पैर छूने वाला, वो क्या होता है? पैर छूते हैं ना गिर जाते हैं। हाँ हाँ, वो बच्चे नहीं हो अभी आप। रेस्पेक्ट यहाँ से होती है, देखो यहाँ से, दिखाने से नहीं होता रेस्पेक्ट। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, बेटर ये है कि हम नोडल अप्लाई करें और आंसर लेके आए। सर्किट को बनाने के बाद बोर्ड पे देखोगे आप, बस बनाते बनाते एक चीज देखिए, इसमें 3 ओपैम्प है और तीनों के तीनों ओपैम्प में फीडबैक कैसा है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या? वैलिड। बाय डिफॉल्ट दुनिया का सारा ओपैम्प अगर खुद नहीं गिवन है तो हम आइडियल लेंगे। ये जो बीच वाला ओपैम्प है बड़ा सिंपल और सीधा साधा है, कैसे? इन्वर्टिंग माइनस ऑफ RF by R। दिस इज R। आवाज नहीं करो बोला मैं।
इस वाले ओपैम्प को नए स्टूडेंट के लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही गुड क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत सारा चीज क्लियर करता है। अगर ओपैम्प का कोई टर्मिनल ग्राउंड को डायरेक्टली टच करेगा तब हम बोलेंगे वोल्टेज इज 0, बट अगर डायरेक्टली नहीं टच कर रहा है तो हमें एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। सो आई डोंट केयर अबाउट द आउटपुट, मैं अपनी मर्जी से अलग अलग आउटपुट लिख देता हूं। ओपैम्प में पोलैरिटी कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा, मल्टीपल टाइम आई एम रिपीटिंग द थिंग। ये इसको एक काम करता हूं मैं, इसको अच्छा चलो जैसा लिखा है V02 लिख देता हूं, इसको एग्जामिनर ने V01 बोला है तो इसको V0 बस लिख दे। बोलो जल्दी। Yes, sir. यस सर। कितने ओपैम्प है? 3। 3. इस वाले ओपैम्प में फीडबैक बताओ, नेगेटिव। सेकंड वाले ओपैम्प में फीडबैक बताओ, नेगेटिव। थर्ड वाले ओपैम्प में भी फीडबैक क्या है? नेगेटिव। सो सब में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है? वैलिड। वैलिड। यहाँ पे 0 वोल्ट है, खत्म। यस सर। सुनिए ध्यान से, लिखना नहीं है। 0 माइनस बहुत लोग लिख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उनको जिंदगी में लिखते ही रहना है, एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। अगर आज फोकस करोगे तो एग्जाम पे लिख पाओगे, आज लिखोगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। कैसा लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ राइटिंग। सुनो फिर से रिपीट करता हूं, मजा आएगा। आज लिखोगे तो एग्जाम पे लिख नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा। कहां अप्लाई करें नोडल? यहां अप्लाई कर देंगे नोडल हम लोग, गजब। तो अगर आज समझ लोगे तो एग्जाम पे लिख पाओगे, और अगर आज लिखोगे तो एग्जाम पे नहीं लिख पाओगे। दैट इज रिफर्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ राइटिंग। बस इतना ही है। तो 0 माइनस VA बाई 3R, 0 माइनस VB बाई 3R, नो फॉर्मूला, नथिंग, प्लस 0 माइनस VC बाई 3R। अब बारी आई आउटपुट की, प्लस 0 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 डिवाइड बाई R, दैट मेक्स द एंड ऑफ द नोडल एनालिसिस। सो इधर देखो, सबसे मैं R को इजीली कैंसिल आउट कर सकता हूं। R R R R, ये V0 को उधर भेज दोगे तो आई कैन कमेंट ऑन द ओपैम्प आउटपुट फर्स्ट वन। कितना आ रहा है? माइनस, इधर सब चला गया, माइनस ऑफ VA प्लस VB प्लस VC, नाउ डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट, बीच वाले ओपैम्प को अगर मुझे लगता है कि ये बड़ा जाना पहचाना ओपैम्प है तो एक लाइन पे ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो ये बड़ा जाना पहचाना ओपैम्प है, इतना, माइनस ऑफ RF बाई R। सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। सर V01 इक्वल टू दिस बाई दिस, माइनस ऑफ RF बाई R, तो दोनों सेम है, तो माइनस ऑफ R बाई R इंटू V0, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम V0 जानते हैं तो हम V01 निकाल डाला, कई से उसका माइनस का इसका माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया आपका। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. अब देखो, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है। ये बीच में ये आ गया, और ये वाला वोल्टेज आपस में दोनों क्या है? इक्वल। दोनों के दोनों वोल्टेज आपस में इक्वल है, मान लिया मैं। लेकिन सर दोनों इक्वल है लेकिन 0 नहीं है। देखो ग्राउंड को टच किया डायरेक्टली, गुड। देखो ग्राउंड को टच किया डायरेक्टली, गुड, 0। लेकिन बेटा कि इस R में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ओपैम्प के एग्जैक्टली अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है? 0 बस। लेकिन इसकी करंट 0 नहीं है, इसकी करंट 0 नहीं है, इसकी करंट 0 नहीं है,
और इसकी करंट जीरो नहीं है, लेकिन अंदर जाने वाली जो करंट है वो जीरो है। तो अब हमको पता चल गया भाई ये वाला वोल्टेज हम नहीं जानते, वो वाला वोल्टेज नहीं जानते, तो जिसको नहीं जानते वी टेक इट एज सम प्रिंसिपल पोटेंशियल और अननोन पोटेंशियल एज Vx। सो दिस इज आल्सो व्हाट Vx. Vx। यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ नोडल, ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये अननोन है, तो पहले Vx निकालना पड़ेगा। यहाँ पे Vx में अप्लाई कर रहा हूँ, Vx नीचे देखो, Vx माइनस 0 बाई आर प्लस Vx माइनस ऑफ Va बाई R. आर प्लस जगह नहीं है हमारे पास, Vx माइनस ऑफ Vb सब बराबर 0। इट्स गुड, ऑल रेजिस्टेंस आर गिवन टू मी एज R, सो R R R। मुझे Vx की वैल्यू बताओ, या तो 4Vx की वैल्यू बताओ। VA VA plus VB plus plus VB plus VC. VC. इसको एज इट VA इज plus रहने दो, VC. VA प्लस VB प्लस VC, इसको इतना ही रहने दो, मान लिया। अब यहां पे नोडल अप्लाई करो, लेकिन एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भूल गया मैं, ये कितना है यार रेजिस्टेंस? 3R. 3R। 3R. यहां पे नोडल अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं यहीं पे स्पेस यूज कर रहा हूं, Vx उधर प्लस Vx माइनस V02 बाई 3R. 3R इक्वल टू 0. 0। ये R और ये R गया, Vx बाई 1 प्लस Vx बाई 3 इज इक्वल टू 4 Vx by 3 minus of V01, which is now familiar to me, is equal to V02 divided by 3। 3. 4Vx की वैल्यू ये है, तो 4Vx by 3 की वैल्यू डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये और ये सेम है, और फिजिक्स वाले स्टूडेंट का मैथमेटिक्स कैसे होता है, डब्बा। तो हमारा देखो आंसर आ गया, और आप लोग सोचते रहो। Yes, sir. हो गया। कितना भी टफ न्यूमेरिकल हो ओपैम्प का, इट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग Nodal. देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्किट को देखकर डर हटाओ। डर हटेगा तब जाके आपका दिमाग काम करेगा और आप वर्कआउट कर सकते हो। देखो सर्किट कितना भी टफ नजर आए, कितना भी खतरनाक नजर आए, नोडल नोडल नोडल। Yes, sir. और आप देख भी सकते हो प्रूफ, तो सब लोग सॉल्व कर लो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। So this is a good numerical based on concept of nodal analysis. आप लोग को ओपैम का असाइनमेंट मिला है क्या? अपलोड हो गया होगा ऐप में, एक बार चेक कीजिएगा। हाँ सर, हो गया। उसमें ना ओपैम के असाइनमेंट का मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराना चाहता हूँ। क्यों? मैं अभी वही क्वेश्चन को करा रहा हूँ जिसमें आपको गुड प्रैक्टिस हो जाए। किस बात का? नोडल का। Nodal का. और आपको विश्वास दिलाना है। देखो बेटा, विश्वास एक दिन में बनता नहीं है, लेकिन एक दिन में टूट जरूर जाता है। तो आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, मान लिया, ठीक है। उसी विश्वास को गेन करने के लिए नोडल नोडल नोडल। सो आपके ओपैम्प असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7 नहीं, अच्छा सॉल्यूशन 6 करते हैं पहले। सॉल्यूशन 6 ऑफ ओपैम्प असाइनमेंट। बोलो यस और नो। Yes, sir. You also draw the circuit.
we can observe that this op amp is only having negative feedback. Don't get confused with the feedback to be positive. सप्लाई वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है, सप्लाई वोल्टेज का सिग्निफिकेंस आपको धीरे धीरे बताया जाएगा. नाउ लुक एट द बोर्ड. एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग. अरे कहां गया रेजिस्टेंस, ये वाला कितना है? ओके 9 ओम. एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, जितने लोग है, क्योंकि देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, नोडल भूल जाओगे, क्योंकि नोडल इसलिए भूल जाओगे क्योंकि ध्यान नहीं दिया. सर ये जो पूरा पोटेंशियल है ना और ये जो पूरा पोटेंशियल है, ये दोनों बराबर है, लेकिन दोनों नहीं जानता मैं. एग्री? Yes, sir. दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है तो लेट इट बी वीए. इसको लिखेंगे वीए, वीबी मत लिखो, बट फिर बाद में लिखेंगे वीए बराबर वीबी. अरे इतना क्यों करूं मैं, डायरेक्टली कर लेता हूं ना, वीए और वीबी बराबर. अरे सॉरी, क्या मैं भी वही करता, दोनों वीए. हाँ सर ये नहीं पता, तो यहाँ पे अप्लाई करो नोडल. लेट्स अप्लाई नोडल ओवर हियर. यहाँ पे वीए माइनस वी1 बाई 4 प्लस वी, अच्छा वीए माइनस वी1 बाई 1 प्लस VA minus V2 by 4. Yes. And what is this current? 0 is equal to 0. इससे VA निकाल लेना. Getting? इससे VA निकाल लोगे क्या, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे नोडल अप्लाई करो ऊपर में. जब तक ऊपर में नोडल नहीं अप्लाई करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा. तो हमारा आंसर आ जाएगा VA माइनस ऑफ V3 by 1. ओके गुड. प्लस VA माइनस ऑफ V0 बाई 9. क्या आप VA की वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हो? आंसर आ जाएगा. चलो सॉल्व करो आप लोग. चलो सॉल्व करके बताओगे क्या आंसर आ रहा है. हो गया. ऑप्शन डी आएगा. क्या ऑप्शन क्या रहा है बेटा? हम जो तो वही- सॉल्व करेंगे वही सही होगा, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. क्या हम और प्रैक्टिस करें नोडल का? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? सेवेंथ. Yes, sir. सेवेंथ इज ए गुड वन. जनरली लोगों से सेवेंथ बनता नहीं है. सेवेंथ वन इज ए गुड वन. सॉल्यूशन नंबर 7 ऑफ असाइनमेंट. लेकिन सर, क्या करना इसका है पता है? बस final आप इतना answer लिख लो. क्या है? क्या बेटा? इसका फाइनल आंसर क्या है? आप बताओ ना क्या है? बुकलेट नहीं है हमारे पास. किसका की नहीं है? क्या आ रहा है इसका आंसर, बताना एक बार. 6th का सर सर, वी नोट eight- की वैल्यू. सर 8v1 plus हाँ. 2v2 Option minus D आ रहा है. 9v3. ओके ऑप्शन डी टिक करो ना भाई. सर ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए बोल रहा था वो. ओके. ऑप्शन ए भी है. ऑप्शन क्या दिया? Option D. चारों ऑप्शन टिक करो. ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी. ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ऐसा लिखो. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट लिखो ना. सॉल्व नहीं कर पा रहे हम.
हो गया यार, आवाज मत करो ना यार, मूड ऑफ कर रहे हो, एंड कर दूं क्या क्लास? नहीं मन कर रहा है पढ़ने का? कोई है? सब भाग गए? यस सर। है सर। यस सर, यही है। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को इंटरेक्शन जरूरी है क्लासेस में, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना बेटा, एक बार अगर दिल से बोल दिया ना कि तेरा नहीं होने वाला करके, तो सीरियसली नहीं होगा एग्जाम। क्योंकि याद रखना, ऊपर वाला वही करता है जो मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज वर्क इज वर्शिप। तो यस सर। भगवान ऐसा कर देता तो अच्छा होता। वो कुछ नहीं करने वाला, करने वाले आप ही हो, करने वाले आप ही हो, दोष ऊपर वाले को देते हम। ए भगवान, तूने ही कर डाला सब कुछ। अच्छा, वो बेचारा है ही नहीं दुनिया में, मतलब ऊपर स्वर्ग लोक में बैठे हुए हैं, उनको दोष दे रहे हो तुम, कितना बुरा लगता होगा उनको। दोनों का वोल्टेज क्या है? सेम, लेकिन दोनों वोल्टेज हम नहीं जानते। एग्रीड? यस सर। यस सर। ये वाला वोल्टेज नहीं जानते, नहीं जानते तो कुछ नाम लो, VA। ये वाला वोल्टेज नहीं जानते तो नाम लो। अरे यार, ये वाला वोल्टेज भी तो नहीं जानते, लेकिन ये वाला वोल्टेज VA नहीं है। देख लो, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड फॉर एन ओप एम्प हैविंग नेगेटिव फीडबैक। देखो, इस रास्ते से होके मैं इस रास्ते से होके फिर ऐसे नेगेटिव टर्मिनल को टच कर रहा हूँ, दैट मींस नेगेटिव फीडबैक। लेकिन ये वाला वोल्टेज VA के बराबर नहीं है। लेकिन वो ये पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ अननोन वोल्टेज है जो कि हम नहीं जानते, तो नहीं जानते दैट मींस VB। यहाँ पे नोडल अप्लाई करो, अभी लिखना नहीं है। यहाँ का नोडल बताओ मुझे, यहाँ का नोडल। VA minus VS by 2R. हाँ गुड, तो VA माइनस 0 डिवाइड बाई 2R Yes sir. प्लस VA minus VS divide by 2R. 2R। ये कैंसल आउट हो जाएगा। वी हैव गॉट सम रिलेशनशिप बिटवीन, सो व्हाट इज VA इज इक्वल टू VS बाई 2। Yes sir. एक रिलेशनशिप ये आ गया। अगर डाउट है ना, अगर डाउट है तो प्लीज मत पढ़ो, माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो। अगर डाउट है तो, थोड़ा भी बहुत अगर डाउट हो गया नोडल में, प्लीज, आप लायक ही नहीं हो कि कुछ भी कर पाओगे आप लाइफ में। क्योंकि जो सीधी 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 सी बातें नहीं समझ पा रहा वो आगे क्या करेगा, है ना? ठीक है, माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा था स्कूल में, तभी तो ट्यूशन लगाया था। फिर ट्यूशन लगाया तो ट्यूशन में भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर कोचिंग लगाया। अब कोचिंग में भी कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब? ऐसे काम, एक काम करो, घर में जो बिजनेस है छोटा मोटा संभालो उसको। वैसे भी आपको पता है स्वावलंबी बनने को बोला है मोदी जी साहब ने। आत्मनिर्भर। हाँ आत्मनिर्भर, हाँ वही मतलब स्वावलंबी मतलब हाँ अपना काम खुद करो। हाँ आत्मनिर्भर बोला है। खुद तो कंपनियों को बेच बेच के आत्मनिर्भर बन रहा है ना? हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे देखो, अभी ये हो गया सर। यहाँ पे एक दो ही करंट है, एक ये वाली करंट है सर और एक ये वाली करंट है। और हाँ एक और चीज है, अगर आप वहां पे चले जाओगे सर करंट मैश में तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने नोडल पढ़ाया था। ये करंट 0, यहाँ पे अगर आप नोडल अप्लाई करोगे इस पॉइंट पे, सो लेट मी चेक इट कि व्हाट इज द नोडल एनालिसिस व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो देखो ध्यान से, VA यहाँ क्या है? ग्राउंड Yes sir. Minus बाई R। 0 R. अब इधर नहीं, इधर कितना करंट है? 0. VA, यहाँ पे आ जाओ, VB बाई Divided R, by R. खत्म, दो करंट बराबर 0। तो व्हाट इज Yes sir. 2VA इज इक्वल टू VB. VB। बहुत लोग यहाँ पे दम तोड़ चुके रहते हैं। हे भगवान, तूने तो बोला था नोडल से बन जाएगा, ऐसे बोल रहे भगवान को। हे भगवान, आपने तो बोला था नोडल से बन जाएगा। हाँ तो फिर हे भगवान अब तो चलते हैं भाई करके। यहाँ पे नोडल नहीं अप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि आज आपको ये बताया था कि ओपैम्प का आउटपुट करंट दुनिया में किसी को नहीं पता होता। तो ये Yes वाला sir. जो करंट है ना, ये वाला करंट आए या जाए ये जानते नहीं हो। तो मैं बोल रहा हूँ इसको हम ओपैम्प का आउटपुट करंट मान लेते हैं, लेकिन ये तो खुद ही अननोन है। Yes sir. नेक्स्ट वन, सर ये आपने बाहर लिया, अरे भाई अंदर भी ले लेगा, अंदर ले, इनपुट की तरफ ले या आउटपुट की तरफ ले, क्या फर्क पड़ा? नो फर्क पड़ा। तो लेकिन अननोन तो अननोन ही होता है ना। तो यहाँ पे नोडल नहीं अप्लाई करेंगे, नोडल नहीं अप्लाई। सर कब अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगा।
ऑप एम्प के आउटपुट में यहाँ पे हम नोडल नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक तो आउटपुट खुद ही अननोन है, ऊपर से आई नॉट भी अननोन है, तो कितने अननोन रखोगे? तो छोड़ो उसको, फिर अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे नोडल अप्लाई करता हूं मैं। तो वीबी ऊपर से जाओ, वीबी माइनस 0 बाई आर प्लस वीबी माइनस वीए वीबी माइनस वी नॉट बाई आर फुल स्टॉप। आर 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 वीए एक बार वीए है और 2 बार वीबी है क्या? अच्छा, वीए कितने बार है? खत्म हो गया, चेक करो तो मेरे को बताओ। सर वो फर्स्ट वाले में VB आएगा, जो VB पे नोडल लगाया ना, VB माइनस 0 हाँ आएगा हाँ ना। हाँ, वही वही वही, यहाँ पे एरर हो गया, ये वीए नहीं है, दैट्स वीबी 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 माइनस, हाँ, तो वीबी 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 कितना है? वीबी 3VB माइनस माइनस वीए VA इक्वल इक्वल्स टू टू, V नॉट। उधर से वी इज इक्वल टू, तो व्हाट इज वीबी इज इक्वल टू? वीए बराबर वीएस बाई टू, वीए बराबर वीएस बाई टू, व्हाट इज वीबी इज इक्वल टू? VS 2 VS तो ये कितना आ गया? वीबी इज इक्वल टू वीएस, एंड व्हाट इज वीए इज इक्वल टू? VS by 2। कैलकुलेट वी नॉट बाई वीएस। 2.5 कैसा लगा न्यूमेरिकल? अच्छा था सर। बस ये नोडल प्रैक्टिस करवाया, प्रैक्टिस। नोडल का प्रैक्टिस करवाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी कॉपी में ऑलरेडी हो चुका है, देख लीजिएगा, जेनेडायोड का वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में करवाया था मैंने। बाकी को धीरे धीरे करेंगे हम। हो गया? यस सर। वोल्टेज फॉलोअर और बफर, इस केस में जो हमारा जो गेन होगा वो 1 नहीं होगा। 1 को बेटर हम क्या बोलेंगे? यूनिटी। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज हैविंग यूनिटी गेन। लिखो ये पॉइंट, वोल्टेज फॉलोअर circuit is having a unity gain. Next लिखो, in case of voltage follower circuit, output is same as input. तो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट का गेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज हैविंग यूनिटी गेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आउटपुट ऑफ अ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज सेम एज इनपुट। इनपुट। नेक्स्ट लिखो, feedback is negative in case of voltage follower. Feedback is negative in case of वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। voltage follower circuit. Next one, voltage follower is an example of non-inverting amplifier. Voltage follower is an example of non-inverting amplifier. ये है हमारा इनपुट, ये है हमारा आउटपुट। आर वी हैविंग नेगेटिव फीडबैक? यस सर।
we are having negative feedback, that means VGC is valid. very good. So that means V positive is same as V negative. Virtual ground concept is valid when we are having negative feedback. Negative feedback. तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्टली वो हमारे पास V नेगेटिव के बराबर है। तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज आएगा वो भी हमारा V नेगेटिव के बराबर आएगा। तो ये वाला वोल्टेज फिर ये वाला भी कितना आएगा, V नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। सो ये वाला भी आउटपुट कितना आ जाएगा, V नेगेटिव के बराबर। सो इन केस ऑफ अ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, output is same as input, that is like this. So I can say output is same as input, or else in technical language we call what? Output follows input. Input. Output follows input. Output follows input. बस इतना ही. Y is equal to X. Output follows input in case of voltage follower circuit. इसको देखो, हमारे पास EMT में एक टॉपिक होता है इम्पीडेंस मैचिंग करके. इम्पीडेंस मैचिंग एप्लीकेशन. क्योंकि बिकॉज लोगों को इन जनरल क्या लगता है, सर आउटपुट इनपुट जैसा ही आ रहा है तो लगा क्यों रहे हो. एप्लीकेशन देखो, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. लिखो आप, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. क्या होगा बताओ. हाई इंपिडेंस सोर्स टू अ लो इंपिडेंस सोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. It is used for transforming high impedance source to a low impedance source. लिखा? Yes, sir. It is used for transforming high impedance source to a low impedance source. First point. Next one. Second जो point है वो ये है. First point तो लिख लिया हम लोगों ने. Second point पे लिखो, used in impedance matching. Used in impedance matching. matching. यार इसमें ना हद मचा रखा है इन लोगों ने. क्या ऐप दिया हुआ है, ऐसे बनेगा क्या, ऐसे बनेगा क्या है ये. चल छोड़, मैं खुद ही बना लेता हूँ फिर. आपको एक बात बता देता हूँ मैं आज की क्लासेस में. बताएं. Yes, sir. यस सर जरूर. देखो जितने स्टूडेंट इस क्लासेस में, देखो पहले तो एक बात ये है कि कैरेक्टरिस्टिक मैच करना चाहिए एक स्टूडेंट का. अब एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुड कंसंट्रेशन. फर्स्ट थिंग. Yes, sir. विद्यार्थी के 5 लक्षण पे बहुत लोगों ने मजाक बनाया था आज के विद्यार्थी पे, लेकिन ठीक है, हम सबको पता है कि विद्यार्थियों में वो लक्षण होना चाहिए. 6 घंटे 7 घंटे 7 आवर्स की स्लीप के ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए. 7 आवर्स मतलब नाइट टाइम पे. नाइट टाइम पे ट्राई करो आप 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक सो. आफ्टरनून में कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट लंच करने के बाद 1 घंटे सोना प्रेफर करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट. अगर आप घर पे हो तो, या तो हैवी लंच मत करो तो प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, मेरी क्लासेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो अपने हाथों से नोट्स नहीं बना रहा है ना, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा, हो करके दिखा देना.
मैं बोल रहा हूँ गारंटी, मैं बोल रहा हूँ गारंटी। कोई स्टूडेंट अगर अपने हाथों से नोट्स नहीं बना रहा है, उसका नहीं होगा। निकाल के दिखाना, फिर बात करना। नोट्स आपके हाथों का, फोटोकॉपी से नहीं पढ़ाई होती, बुक से नहीं पढ़ाई होती। बुक से पहले हम नोट्स बनाते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी अगर आप पीपीटी से पढ़ रहे हो तो पीपीटी से या कहीं से भी पढ़ रहे हो तो पहले आप उसने नोट्स को अपने हाथों से बनाइए, फिर जाके होगा। अदरवाइज एग्जाम क्लियर होने की कोई भी चांसेस नहीं है। यस सर। तो ये जानते हो कि ये कोएक्सियल केबल है, तो हम बोलते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑप्टिकल फाइबर ले लेते हैं, फिर मैं यही क्विट करूंगा। अब ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो हाँ, अब ऑप्टिकल फाइबर में बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। अब ये सब तो बेसिक फिजिक्स आ गया, तो ऐसे करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई थिंक एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कुछ पढ़ते थे हम लोग, तो वो सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोला अगर हम मैसेज को ऐसे कन्वे कर रहे हैं लाइट के फॉर्मेट में, ऑप्टिकल फॉर्मेट में, ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हो आप इसको, तो स्प्लाइसिंग, SPLICING, स्प्लाइसिंग मतलब एक टेक्निक होता है जिससे आप मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ सकते हो। और आप जानते हो जब जब कुछ चीजें जुड़ती है तब तक लॉस होगा। यस सर। तो इसको मैं जोड़ना चाहता हूं, ये वाले को। सेकेंड कोएक्सियल केबल है जिसको मैं जोड़ना चाहता हूं। तो जॉइंट्स में डेफिनेटली लॉस होगा, और आप तो इतने सारे रमन इफेक्ट, ये सब इफेक्ट पढ़ते हो, बट मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं। तो मैं बोला ये एक पहला कोएक्सियल केबल है जिसका खुद का इंपिडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस के बराबर है Z0। Z0 रिप्रेजेंट व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस। इसमें थोड़ा बहुत EMT का पार्ट है। और ये काम करेगा तब वो काम करेगा। ये यहां से पहले वेव आएगा तो वहां जाएगा। ओके? यस सर। यहां पे हम क्या करेंगे? ज्वाइन। जॉइन। अब आप जानते हो कि जितना मैं जानता हूं उसको एक बार बताता हूं आपको। ये हमारा मीडियम 1 है, फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम उसको बोलते हैं जहां से लाइट आ रही है। सेकंड मीडियम उसको बोलते हैं जहां पे लाइट जा रही है। कुछ याद करो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं ये कह रहा हूं। वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट व्हाट? इंसिडेंट लाइट। लाइट अगर इंसिडेंट हुई तो सेकंड मीडियम पे ट्रांसमिट हुई। यस सर। इंसिडेंट लाइट को क्या बोलेंगे हम? ई के फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई है। दिस इज इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट आई नो दैट फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोला, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज ऑफ मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम इज नथिंग बट REFRACTION। देखो मैं बता दे रहा हूं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी। 12th के बाद से, 12th के बाद से मुझे कितना हो गया, 2007 में मैंने 12वीं पास की थी, उसके बाद से जीरो फिजिक्स। बट फिर भी देखो, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो ये सब कुछ रिलेटेबल है। इंसिडेंट मीडियम, और फिर अच्छा ये ट्रांसमिटेड मीडियम है, तो ET, यस सर। इंसिडेंट एंड फिर ट्रांसमिटेड, इंसिडेंट एंड फिर ट्रांसमिटेड। लेकिन हम जानते हैं कि हमें ये पढ़ाया गया था कि भैया कुछ ना कुछ वेव फॉर्म, 100% नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वेव फॉर्म का पोर्शन उसी रिफ्लेक्ट मीडियम पे करेगा। रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड बाय फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई नो कि इंसिडेंट एंगल हैज टू बी इक्वल टू, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये सोचो कि जिस बंदे ने कभी फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ा होगा उसको ये सब चीजें कैसे याद है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस इज ER, रिफ्लेक्टेड। एंड जितना मुझे याद है, देखो जितना मुझे याद है, आप भी डेफिनेटली बोल सकते हो कि सर हम जो भी एंगल मेजर करेंगे ना, हम जो भी एंगल मेजर करेंगे वो हम नॉर्मल से
नॉर्मल से मेजर Normally. करेंगे, नॉर्मल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लॉस है ना, देखो मैं चाहता हूं, जैसे मेरी ये देखो क्या बोलना चाहता हूँ, एक कांच की दीवार है, सॉरी कांच की दीवार है, जैसे कि मान लो टॉर्च जलाऊंगा तो कांच से लाइट उधर जाएगी, लेकिन 1%, 0.1% इसी मीडियम पे वापस आ जाएगी। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा लाइट वहां चला जाए ग्लास के थ्रू, अब आगे वाला मीडियम पूरा ग्लास ही है, पूरा इंफिनिटी तक ग्लास ही है, मैं चाहता हूं वो लाइट का एक सिंगल रे भी मतलब बिल्कुल जीरो लॉस हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप याद करो, हम बोलते थे इस मीडियम का इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा 1 मानो, नहीं याद आ रहा होगा, एंजॉय, एंड इसका है ईटा 2, and you know intrinsic impedance, I think I have told you from electromagnetic theory, this intrinsic impedance is equal to E by H, यस सर। electric field, magnetic field, volt per ampere, sorry, volt per meter, ampere per meter, volt by ampere, impedance. ठीक है, तो डिराइव नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर नो रिफ्लेक्शन, for no reflection eta 2 has to be equal to eta 1, और अगर हम बात करें, मैं आगे जा रहा हूं फिर वापस जाऊंगा, उसको हम ऐसे बोलते थे दिस टाउ रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको कई बार हम 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाय 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो लाइज फ्रॉम -1 टू +1 करके हम पढ़ते हैं, REFLECTI, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू वही, तो मैंने इसको लिखा ZL माइनस Z0 डिवाइड बाई ZL प्लस Z0, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो, नेक्स्ट मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाई ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1। तो अब ये बताओ फॉर नो रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, फॉर नो रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, Impedance should be equal. ZL must be equal to Z0। जेड नॉट ZL को क्या बोलते हैं, लोड इम्पिडेंस। लोड इम्पिडेंस, और Z0 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। अगर हमें सारे के सारे वेवफॉर्म को देखो, सारा वेवफॉर्म यहां चला जाए तो ईटा 1 हैज टू बी इक्वल टू ईटा 2, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तब हम बोलेंगे व्हेन ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2 वी कॉल इट एज मैच्ड इंपेडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय मैच्ड इंपेडेंस, ZL बराबर Z0 हो गया इतना, अगर ZL बराबर Z0 आएगा तब जाके 100% वेव ऑप्टिकल फाइबर पहले वाले से दूसरे वाले ऑप्टिकल फाइबर में, या पहले वाले कोएक्सियल केबल से दूसरे वाले कोएक्सियल केबल में ट्रांसमिट होगा, माने कि नहीं। यस सर। इसका डेरिवेशन भी करा सकता हूं मैं, ऑब्लिक इंसिडेंस और पैरेलल इंसिडेंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन, इधर देखो, ET1 is equal to ET2, tangential component of the electric field is continuous across the boundary of interface, Yes, sir. यस सर। and DN1, D मतलब displacement flux density, अरे सॉरी displacement vector, DN1 पहले वाले मीडियम का DN1 बराबर DN2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूं क्योंकि मैं सालों पहले पढ़ा हूं, नहीं तो फिर मैं पढ़ा डालता इसको, ठीक है।
तो क्या हुआ, dn1 is equal to dn2, normal component of displacement vector is continuous across the boundary of interface। तो ये वाला वो है, क्या बोलते हैं हम, condition that the electromagnetic wave satisfied at the boundary of the interface। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते थे हम, तो यहाँ से वो टॉपिक उठाया गया था, तो इसीलिए अब आप अगर आप बोलोगे सर ये पहला सिस्टम है ये दूसरा सिस्टम है, दोनों में इंपेडेंस मैचिंग कब हो सकता है, जब पहले सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस नेक्स्ट वाले सिस्टम के लोड इंपेडेंस से मैच करे। हाँ, तो एक और चीज है, अगर आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जितने लोगों ने पढ़ा है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा था, उनको अच्छे से पता है बेटा सोर्स रेजिस्टेंस बराबर लोड रेजिस्टेंस। यस सर। हाँ, तो वो स्टूडेंट लोग एक बार में समझ जाएंगे कि अगर यहां से दूसरे सर्किट में मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो RS इज इक्वल टू RL होना चाहिए। ये सेम वही बात हो गई नेटवर्क थ्योरी से लेकर EMT वाली कि ये सोर्स मतलब इंटरनल, उसी के खुद का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, और RL मतलब लोड इंपेडेंस, तब जाके कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर आएगा। समझे? यस सर। तो नेटवर्क थ्योरी हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, और ये एनालॉग हो गया। गजब यार, देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, देखो है ना। तो इंपेडेंस मैचिंग है, इंपेडेंस मैचिंग वाला एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, तो एक बार प्लीज ये सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो और एंटरटेनिंग हो सकता है ये काफी ज्यादा। अगर आप लिंक करना चाहोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये सब क्या होता है देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट, सब की यूनिट आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, दिख रहा है? यस सर। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं वोल्टेज फॉलोअर का एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा और आगे चलूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक कंटिन्यू करें। ओके सर। तो स्लाइड दिखा दीजिए एक बार सर। कौन सा बेटा? The last वाला। लास्ट वा, ये Yes sir। देखो मैं पूरी क्लासेस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक टीचर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज पढ़िए बेटा, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। कम से कम 6 घंटे क्लास है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी बनना ही चाहिए। अब आप बोलोगे सर इतना डेली कैसे पढ़ेंगे, 9 घंटे घर का काम भी तो रहता है। एक काम करो, घर का ही काम करो, पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है? एक काम तो ढंग से करें हम। यस सर। सर घर का काम रहता है, ये काम रहता है, वो काम रहता है, तो किससे कराओगे? हाँ, एक सुनो, अब उसी में मोटिवेशन छुपा हुआ है, बताएं? यस सर बताइए। अभी सुनिएगा ध्यान से, फिर इरशाद चाहूंगा मैं। जरूर सर जरूर। सुनो अभी आवाज मत कर। हाँ इरशाद, अभी सुनो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई कर रहे हो आपको बेसिक काम करना पड़ रहा है, तो ये सोचो पढ़ाई कर करके हम जॉब लगा लेंगे, तब हम मेड हायर कर सकते हैं, सर्वेंट हायर कर सकते हैं, और उसको बोलेंगे भाई 5000 रुपीज ले, घर का बेसिक काम कर ले। लेकिन उस टाइम पे पता है, जिस उस लेवल पे जाओगे ना तो मेरे जैसा प्रॉब्लम में राइज हो जाएगा, भाई टाइम नहीं है हमारे पास। बोलोगे आप, ये बोलोगे कभी मैं 7 बजे निकलता हूँ, कभी मैं 6 बजे निकलता हूँ, कभी मैं 12 बजे निकलता हूँ, कभी मेरे को नींद में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फोन विल बी इन फ्लाइट मोड, तो इतनी सारी मल्टीपल क्वेरीज अराइज हो जाएगी। बट अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप सोचो कि आज अगर आप काम करोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई करोगे तो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन पढ़ाई करने से अगर फ्यूचर अच्छा हो गया तो काम पैसे करा पाएंगे। तो काम करवा पाओगे, सिंपल। यस सर। हाँ, तो ऐसे करके आपको करना है। सर हम्म, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे चीजों को याद करा जाता है, मतलब याद ही नहीं होता। लिख के करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, जड़मति एड्रेसरी होत आवत जार के सिल पर परत निशान। यस सर। आपका समझे? लिटरेचर भी अच्छा है सर। क्या? हिंदी लिटरेचर? हाँ नहीं, वो तो रटा हुआ है ना, इसलिए। नहीं उसमें PhD कर लीजिएगा। नहीं बेटा देखो, मेरे को ये वाला ठीक है, देखो मन नहीं करता ना अभी पढ़ाने का ही मन करता है, तो लिखो। उसमें अलग रस होता है सर। हाँ बात सही है बेटा, लेकिन प्रोफेशन बदलना टफ है। मेरे को तो ये वाला मन करता है, इसमें मैं हैप्पीनेस फील करता हूँ। अब सुनो ध्यान से,
लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, सर्किट को बनाओ, सॉल्व करो, लिखो, सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम्स करो और रिवीजन करो, और दिन में 2 से लेकर 3 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अलग सब्जेक्ट, लंच में अलग सब्जेक्ट, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन, एंड डिनर के टाइम पे अलग सब्जेक्ट, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। छुट्टी नहीं होती। होती कहाँ सर? अरे भाई कभी तो मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। हाँ, छुट्टी छुट्टी गलत क्यों सोच रहे हो? 15-20 दिन में एक बार छुट्टी मिलती है। तो बेटा आपका सिलेबस भी तो देखो ना, कितने दिन से इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, अब जाके अभी हमारा ओपैम शुरू हुआ है, आप समझो आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, दोनों करवाना है भाई। सिलेबस नहीं होगा तो आप सिलेबस नहीं होगा तो आप चिल्लाओगे, है ना? तो इसलिए सिलेबस भी करवाना है, लेकिन टाइम निकालो, क्योंकि देखो 24 घंटे में इंसान सक्सेसफुल भी है और फेलियर भी है। किसी सक्सेसफुल इंसान को 36 घंटे नहीं दिया भगवान ने। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये जो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आता है ओपन में, ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ना सर? हाँ, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो करेगा ही, शो करेगा, लेकिन आइडियल होना चाहिए ओपैम। यस। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर। Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Now take Thank care. you. See you in next class. Okay, bye, sir.